कंसेप्ट करा था, जो कि पांचवा कंसेप्ट मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने पहले ही बता दिया है कि हम सिर्फ उसी चीज को कंसीडर करते हैं जिसकी मॉनेटरी वैल्यू हमें कंफर्म होती है और पता होती है। ऐसी कोई सी भी चीज जिसकी हमें मॉनेटरी वैल्यू नहीं पता है, उसके लिए हम अकाउंटिंग के प्रोसेस को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बताओ, अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैनेजर्स, जो एक कंपनी के अंदर जितने भी मैनेजर्स हैं अलग अलग सेक्टर के, उनके बीच में जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं है। उन दोनों को एक दूसरे से प्रॉब्लम होती है, जितने भी मैनेजर्स है आपस में उन दोनों को गड़बड़ रहती है, एक दूसरे से मतभेद होता है। तो बताओ ये बात कंपनी के लिए अच्छी है क्या? अगर मैनेजर ही आपस में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे एक दूसरे के लिए, तो क्या कंपनी की अच्छी पोजीशन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए ना। लेकिन अकाउंटिंग को इससे कोई मतलब नहीं होता। अकाउंटिंग चाहती है मॉनेटरी वैल्यू, उसका इस तरह के रिलेशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूँ लेबर की, लेबर बहुत अच्छी है, बहुत मेहनत से काम करती है, गुड लेबर है, ठीक है, लेकिन उसकी अच्छाई को भी इंक्लूड नहीं किया जाता अकाउंटिंग के अंदर। तो अकाउंटिंग ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिनको नेग्लेक्ट कर देती है, जिनका अकाउंटिंग की नजर में कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है। खैर, अब नेक्स्ट प्रिंसिपल है जिसका नाम है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, जो कि सिक्स्थ है। तो छठा प्रिंसिपल लिखना, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ये भी इंपॉर्टेंट है सारे। अब 10-12 प्रिंसिपल्स आ रही हैं, ठीक है, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सब कर ही रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा डीपली पढ़ेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो वैसे तो तुम्हें मालूम है, मैंने एक प्रिंसिपल पढ़ाया था, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। मैंने इस प्रिंसिपल के बारे में पहले ही बता दिया है, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल बिल्कुल सिंपल सी बात कहता है। वो कहता है ओनर का जब एंड हो जाएगा, जब ओनर की डेथ हो जाएगी, तब जाके बिजनेस बंद होएगा। यानी कि बिजनेस का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? फोर्सिएबल। मैंने बताया था ना पिछली क्लास में, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि बिजनेस का नेचर कैसा होता है? फोर्सिएबल, जो कभी एंड नहीं होता, वो चलता रहेगा, फ्यूचर में हमेशा चलता रहेगा। बिजनेस बंद करने की जब नौबत आ जाएगी तब की तब देखी जाएगी, ठीक है, वरना बिजनेस का नेचर कैसा होता है? फोर्सिएबल। तो मुझे बताओ, जब तक बिजनेस चलता रहेगा, मान लो साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 50 साल तक, क्या ट्रांजेक्शन्स को बिल्कुल एंड में रिकॉर्ड किया जाएगा? नहीं। क्या पूरी, जब तक बिजनेस चलाया गया तब की बैलेंस शीट एंड में बनाई जाएगी? बिल्कुल नहीं। ट्रायल बैलेंस एंड में बनाया जाएगा? नहीं। जर्नल एंड में बनाए जाएंगे? नहीं। ये काम ऐसे नहीं होता, ये काम मंथली, ईयरली, 2 साल, 3 साल में होता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरा बिजनेस होता है ना, उसको पीरियड में डिवाइड कर दिया जाता है, उसके अकाउंटिंग पीरियड बना दिए जाते हैं। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर ये टाइम पीरियड कंपनी वगैरह का कितने साल का होता है? 1 साल का। हर 1 साल के अंदर उसे अपनी बैलेंस शीट मेंशन करनी होती है, उसे अपने फाइनल अकाउंट मेंशन करने होते हैं, उसे एसेट्स चेक करनी होती है, लायबिलिटीज चेक करनी होती है, सब कुछ देखना होता है 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। उसकी वजह ये भी है, जरूरी थोड़ी ना जब तक बिजनेस चलेगा तब तक बंदे रुके रहेंगे। बैंक को कभी भी जरूरत पड़ जाती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। अगर बैंक चाहता है तुम्हारी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, तो बताओ वो इंफॉर्मेशन तभी तो ले पाएगा जब तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन होगी। अगर तुम 10 साल बाद जाके रिकॉर्ड करोगे तो 10 साल तक थोड़ी ना रुका रहेगा बंदा। इसी तरह से गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है टैक्स वगैरह के लिए, कंपनी को खुद जरूरत पड़ती है अपनी एसेट और लाइबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए, उसको खुद जरूरत पड़ती है, मैनेजर्स को जरूरत पड़ती है, वहां की लेबर को जरूरत पड़ती है, हर किसी को जरूरत पड़ती है इंफॉर्मेशन की। तो पूरे बिजनेस को पीरियड में डिवाइड कर दिया जाता है, छोटे छोटे पीरियड में, उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। जनरली ये पीरियड कितने साल का होता है? 1 साल का। हर 1 साल बाद इन अकाउंट्स को बनाया जाएगा, लेजर बनाए जाएंगे, जर्नल बनाई जाएंगी, कैश बुक बनाई जाएंगी और इनको मेंशन किया जाएगा। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल में लिखना, द अकाउंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज, the accounts of an enterprise are maintained the accounts of an enterprise
are maintained at regular intervals of time, at regular intervals of time, regular intervals of टाइम। मतलब जो टाइम इंटरवल होता है वो रेगुलर होता है, मंथली, 6 मंथ, 1 साल, 2 साल। जनरली ये टाइम क्या होता है, 1 साल का। हर 1 साल बाद रिकॉर्ड्स को डेवलप किया जाता है। आर मेंटेन्ड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। ऑल्दो, हालांकि बिजनेस का जो नेचर होता है वो फोर्सिएबल होता है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमें बताता है कि बिजनेस का नेचर कैसा होना चाहिए, फोर्सिएबल, मतलब जब बंद होगा, जब ओनर खत्म हो जाएगा, ओनर की डेथ हो जाएगी या किसी वजह से बिजनेस बंद करना पड़ेगा, तब एंड होगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि सारे रिकॉर्ड हम उसी एंड पर करें। ठीक है, तो पता नहीं कब जाके बिजनेस बंद होगा, तब तक के लिए थोड़ी ना रुके रहेंगे, तो हर साल इसको मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट उस कंसेप्ट को गड़बड़ कर देता है। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल जो है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल के बीच में आ जाता है अक्सर, तो इसी में लिखना ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। ऑल्दो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड, ऑल्दो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट should be prepared, should be prepared at the end, at the end, END, at the end of its life। मतलब बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट तब प्रिपेयर की जाती है जब उसकी लाइफ का एंड हो जाता है, एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। यही तो कहता है गोइंग कंसर्न। ये बात कौन सा प्रिंसिपल कहता है, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड नहीं कहता। Although the financial statement should be prepared at the end of its life, at the end of its life, due to going concern concept। मैंने रीजन भी लिख दिया। ये बात कौन कहता है, going concern, due to going concern concept, due to गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब मुझे बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाई जाएगी, जब लाइफ का एंड हो जाएगा, तब तक के लिए थोड़ी ना रुकेंगे। क्या पता इस इंफॉर्मेशन की जरूरत गवर्नमेंट को पड़ जाए, क्या पता इस इंफॉर्मेशन की जरूरत बैंक को पड़ जाए, क्या पता इस इंफॉर्मेशन की जरूरत खुद हमारे मैनेजर्स को पड़ जाए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो ये थोड़ी ना वेट करेंगे कि बिजनेस कब खत्म होएगा। ठीक है, ड्यू टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, है ना। तो बहुत सारे यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जिनको जरूरत पड़ सकती है। लिखो बट अ नंबर ऑफ यूजर्स, इसी में लिखना है फुल स्टॉप के बाद, बट अ नंबर ऑफ यूजर्स, बट अ नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लिख लो सच एज मैनेजर्स, मैनेजर हो सकता है जिसका जरूरत पड़ जाए इंफॉर्मेशन की। बट अ नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज मैनेजर्स एंड बैंकर्स, मैनेजर्स एंड बैंकर्स require the information, and bankers require the information, require the information, so it will be maintained, require the information, so it will be maintained at regular intervals, so it will be maintained at regular intervals। इसीलिए इसको मेंटेन किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो एंटरप्राइज की लाइफ होती है, मतलब बिजनेस की जो पूरी लाइफ होती है, एंटरप्राइज की जो लाइफ होती है, उसको इंटरवल्स में तोड़ दिया जाता है। 1 साल, 1 साल, 1 साल, इस तरह से हर 1 साल बाद अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। तो पूरे बिजनेस की लाइफ किस में कन्वर्ट हो जाती है, 1-1 साल के गैप में। तो नोट के अंदर ए पॉइंट लिख लो, नोट के अंदर लिखना ए पॉइंट। हैंस कई बार क्वेश्चन पूछा आता है 1 नंबर में
वो कौन सा कंसेप्ट है जिसकी वजह से पूरा बिजनेस को तोड़ दिया जाता है अलग अलग टाइम पीरियड में? पूरे मान लो कोई बिजनेस था 15 साल तक चला था, इसका मतलब ये हुआ ना कि एक एक साल के हिसाब से उसके कितने पार्ट्स हो जाएंगे? 15 पार्ट्स, 1 साल, 2 साल, 3 साल, इस तरह से, है ना। कोई बिजनेस था 6 साल तक चला था, तो कितने पार्ट्स हो जाएंगे उसके एक साल के हिसाब से? 6 पार्ट, ठीक है। हैंस द लाइफ ऑफ एंटरप्राइज, ए पॉइंट में लिखना है ये, हैंस द लाइफ ऑफ enterprise is broken into is broken into smaller periods. Hence the life of enterprise hence the life of enterprise is broken into smaller periods is broken into smaller periods, usually 1 year. जनरली ये इंटरवल कितने साल का होता है? 1 साल का, यूजुअली 1 year. जनरली ये टाइम पीरियड कितने साल का होता है? 1 साल का, यूजुअली 1 year. इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड। तो लिख लो, विच इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड, विच इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड, विच इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है? पूरे बिजनेस को पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, 1 साल या 2 साल। मान लो 2 साल का इंटरवल सेट कर दिया, वैसे ऐसा होता नहीं है इंडिया में, कंपनी में 1 साल का इंटरवल होता है ज्यादातर, ठीक है। 1 साल बाद कैलकुलेशन दोबारा की जाती है सारी चीजें। तो अगला प्रिंसिपल तो मैं लिखना है जिसका नाम है 7th, और नाम है उसका फुल डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। स्पेलिंग देख लेना, ये वाली स्पेलिंग है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। मुझे बताओ, कंपनी से रिलेटेड सारे अकाउंट्स बनाए, जर्नल पोस्टिंग करी, लेजर पोस्टिंग करी, ट्रायल बैलेंस बनाया, कैश बुक बनाई, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई, बहुत सारे काम करे, पूरी डिटेल हमने बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ बना के रेडी कर ली। कितना प्रॉफिट रहा, कितना लॉस रहा, कितना फायदा, सब कुछ, ठीक है। कितना डेप्रिसिएशन रहा, कितना रिपेयर हुआ, सब कुछ हमने रिकॉर्ड करके रख लिया। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन अगर हम अपने ही कंपनी के मैनेजर से, वर्कर से, स्टाफ से छुपा कर रखेंगे तो कंपनी के लिए बात नुकसानदायक होती है। उसका एक कारण है, मान लो मैनेजर को कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, लेकिन उसको जरूरत पड़ रही है वो डिसीजन लेने के लिए बैलेंस शीट को देखना पड़ेगा उसे, और अगर वो बैलेंस शीट उसे ना दिखाई जाए, उसे छुपा के रखी जाए कि बैलेंस शीट तुम्हें देखना अलाउड नहीं है, तो क्या वो डिसीजन निष्पक्ष रूप से ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो ध्यान रखना, किसी भी कंपनी की गुडनेस के लिए अगर उन्हें एक अच्छी अकाउंटिंग करनी है तो अच्छी अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। एक अच्छी अकाउंटिंग ये मांग करती है कि फुल डिस्क्लोज की जाए, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, चाहे छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी हो, कंपनी का कोई सा भी रिकॉर्ड हम अपने मैनेजर्स को, अपने स्टाफ को डिस्क्लोज करके बताएं, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि उनसे ही छुपा के रखें, ये तो वही बात हो गई जो बिजनेस को चला रहे हैं उन्हीं से तुमने सारी बात छुपा रखी, ऐसा नहीं कर सकते। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का मतलब होता है हर एक इंफॉर्मेशन हमें उन्हें प्रोवाइड करवानी है, कोई भी बात उनसे नहीं छुपानी है, ठीक है। चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, उससे कंपनी का ही फायदा होता है। अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो मैं मालूम होना चाहिए कि टर्नओवर क्या होता है। नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूं। एक कंपनी का टर्नओवर मेनली उसका दिखाता है प्रॉफिट या फिर लॉस। मैं रफ आइडिया बता रहा हूं, टर्नओवर कंडीशन कहने का मतलब उसका प्रॉफिट या लॉस। ये टर्नओवर कंपनी मेंशन करके देखती रहती है 1 साल में, 2 साल में। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरी कंपनी का 5 साल का टर्नओवर कम से कम 10 लाख का रहता है, मेरी कंपनी का टर्नओवर 2 साल का 3 लाख का रहता है, तो ये बात होती है। कहने का मतलब ये कि हम इतना मार्जिन उठा लेते हैं, कुल मिलाकर हम इतना मार्जिन उठा लेते हैं। तो पिछले साल का मेरा टर्नओवर 10 लाख का था, मान लो पिछले साल का टर्नओवर मेरा कितना था? 10 लाख का, और इस साल का टर्नओवर सिर्फ कितना रह गया? 6 लाख का। तो बताओ टर्नओवर कम हो गया ना,
ये एक दुखदाई वाली बात है, एक कंपनी के लिए इतना कम टर्नओवर हो जाना, 4 लाख बहुत होते हैं, 4 लाख का टर्नओवर हमारा कम रह गया, तो इसके पीछे क्या क्या रीजन रहे होंगे, वो रीजन भी हमें बताने चाहिए मैनेजर को, स्टाफ को, हर एक बंदे को, ठीक है। उससे क्या होगा, वो आगे उस कमी को पूरा करने में कुछ हेल्प कर सकते हैं या अच्छी कोशिश करेंगे उसे पूरा करने की। और ऐसा तभी होगा जब हम उन्हें सही रीजन बताएंगे और पूरी तरह से उन्हें वो सारे रीजन क्या करेंगे, डिस्क्लोज। तो इस प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है कि अगर तुम्हें अच्छी अकाउंटिंग करनी है, मैनेजमेंट अच्छा बनाना है, अपनी सर्विस अच्छी देनी है, तो तुम्हें उन्हें अपनी सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। सारी कंपनी वैसे इस लॉ को मानती नहीं है, क्योंकि हर एक इंफॉर्मेशन रिवील कराना हर एक कंपनी के बस की बात नहीं है, क्योंकि कुछ खास बातें भी होती हैं जो रिवील नहीं करानी चाहिए, ठीक है, लेकिन रिवील कराना पड़ता है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल अगर अप्लाई करोगे तो अच्छी अकाउंटिंग होगी, सिग्निफिकेंट डिसीजन लिए जाएंगे। अगर कोई डिसीजन लेना है और अच्छा लेना है तो उसके लिए जरूरी है कि तुम उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करो, ना कि उनसे छिपा के रखो। समझ रहे होंगे तुम लोग। तो लिखो, देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्ट। देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल, बोर्ड पे लिखी हुई है स्पेलिंग, देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्ट्स of financial statement of financial statements. There should be complete and understandable reports and understandable reports of financial statements of economic affairs। मतलब इकोनॉमिक अफेयर्स का मतलब है जितनी भी तुमने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करी हैं, जितने भी तुमने इवेंट करे, जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करी है, इकोनॉमिक अफेयर का मतलब ये है उनके बारे में कंप्लीट और अंडरस्टैंडेबल रिपोर्ट होनी चाहिए। हर एक कंपनी के पास अपने से रिलेटेड जितनी भी उसने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करी हो, सबका रिकॉर्ड उसके पास रखा रहेगा, तो उसके लिए भी अच्छा है, बैंकों के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी। गवर्नमेंट कभी भी उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करवा सकती है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कोर्ट में कभी भी बुलवाया जा सकता है और उसके रिकॉर्ड्स को चेक किया जा सकता है, और अगर उसके पास वो रिकॉर्ड ना मिले तो उस केस में कंपनी पर केस किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उसने प्रिंसिपल की अवेलना करी है। तो इस रिकॉर्ड को उसको मेंटेन करके रखना मैंडेटरी होता है, अच्छा रहेगा उसके लिए भी और बाकी सबके लिए भी। रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। तो अच्छी अकाउंटिंग प्रैक्टिस तभी अचीव की जा सकती है जब ये सारी इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड की जाएगी, उनके मैनेजर्स को, उनके स्टाफ को, ठीक है। तो लिख लो इसी के अंदर, गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिस, गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिस, गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिस requires गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिस, अच्छी अकाउंटिंग प्रैक्टिस, गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिस रिक्वायर्स all significant information should be disclosed। all significant बोर्ड पे लिखा है, all significant information should be disclosed। all significant information should be disclosed। should be disclosed मतलब अगर तुम्हें अच्छी अकाउंटिंग प्रैक्टिस करनी है तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि तुम सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करो, ठीक है, कुछ भी बात छुपा के मत रखो। अब नोट के अंदर लिखो इसके बारे में थोड़ा सा। ये जो नोट वाली बातें मैं लिखवाता हूं ना, हर एक कंसेप्ट के लिए जो मैं नोट लिखवा रहा हूं बार बार, ये नोट वाली बातें तभी एक्सप्लेन करना जब सेपरेट कंसेप्ट 3 नंबर में आता है। अगर ये कंसेप्ट सिर्फ 2 नंबर में आता है तो कंसेप्ट की ऊपर वाली बातें ही लिखे करो, कहीं पे भी तुम्हें नोट नहीं लिखना है, ठीक है। नोट तो बस समझाने के लिए होता है और एक आध एग्जांपल दे देता हूँ और एक आध एडिशनल बात बोल देता हूँ उस कंसेप्ट के बारे में, ठीक है।
वरना तुम्हें नोट कभी भी नहीं लिखना है पेपर में। अगर ये कंसेप्ट 3 नंबर में या 4 नंबर में आता है तो ही नोट डालना, वरना 2 नंबर के लिए तुम्हें नोट की कोई जरूरत नहीं है। तो नोट के अंदर ए पॉइंट लिखो। कई बार पूछा आता है कि ये इंफॉर्मेशन कंपनी के लिए जरूरी होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है कि वो मैनेजर को बताई जाए, स्टाफ को बताई जाए, हर एक पर्सन को बता के रखी जाए अपनी अपनी पोस्ट पर। तो क्या ये जरूरी है? बिल्कुल, ये लीगली अडॉप्टेड प्रिंसिपल है। कंपनी एक्ट के 1956 के अकॉर्डिंग हर एक कंपनी के लिए ये बात लीगली जरूरी है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करके रखे। हाँ, उनके हक के हिसाब से मैनेजर को जितनी मिलनी चाहिए उतनी, स्टाफ को जितनी मिलनी चाहिए उतनी। अब ऐसा थोड़ी ना है कि तुम्हारी फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर को भी तुम्हारी बैलेंस शीट के बारे में सब पता हो, ऐसा कुछ नहीं है कि उसको भी सारी इंफॉर्मेशन दे दो। ठीक है, जिसके लेवल में जितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उतनी उसको मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक मजदूर के लिए जरूरी होता है एक कंपनी का टर्नओवर पता होना, हर एक मजदूर के लिए, क्योंकि उसी से उसको प्रॉफिट मिलता है, उसी से उसको बोनस वगैरह मिलता है। तभी तो स्ट्राइक वगैरह होती है, लेबर से ये बात छुपा कर रखते हैं, वो लेबर स्ट्राइक करती है ज्यादातर। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नोट के अंदर ए पॉइंट में लिखना, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 1956, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 1956, कंपनी एक्ट 1956 प्रोवाइड्स मतलब ये एक्ट हमें बोलता है कि सारी इंफॉर्मेशन लीगली प्रोवाइड करो, कानूनी रूप से जरूरी है इंफॉर्मेशन देना। प्रोवाइड्स लीगली रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर्स, प्रोवाइड्स लीगली रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर्स, legally required disclosures to achieve, legally required disclosures to achieve a meaningful financial statement। अगर तुम्हें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और बेहतर बनाना है, बेटर अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो तुम्हें अपनी सारी इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करानी चाहिए अपनी कंपनी के। प्रोवाइड्स लीगली रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर्स टू अचीव meaningful financial statement, to achieve meaningful, to achieve meaningful financial statement, better understanding, meaningful financial statement, better understanding, better अंडरस्टैंडिंग। अगर उन्हें सारी बातें पता होंगी तो वो अच्छा अंडरस्टैंड कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे चीजों को, स्टाफ वगैरह, मैनेजर वगैरह। बी पॉइंट में लिख लो, लास्ट पॉइंट एग्जांपल लिखवा रहा हूं, ये वाला टर्नओवर वाला लिखो। फॉर एग्जांपल, द रीजंस फॉर लो टर्नओवर, द रीजंस फॉर लो टर्नओवर मतलब इस साल का टर्नओवर कम क्यों रहा है, उसके रीजन बताए जाने चाहिए कि क्यों कम रहा है, ताकि हम उन रीजन को खत्म कर सकें। अगर हमें किसी प्रॉब्लम का कारण पता चल जाए ना, तो प्रॉब्लम को खत्म करना काफी आसान हो जाता है। लेकिन अगर हमें कारण ही नहीं पता, रीजन ही नहीं पता, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो वो रीजन बताए जाने चाहिए, शुड बी डिस्क्लोज्ड। तो लिख लो, द रीजंस फॉर लो टर्नओवर, द रीजंस फॉर लो टर्नओवर should be disclosed, the reasons for low turnover should be disclosed, should be disclosed। तो वो बातें बताई जानी चाहिए। अगला प्रिंसिपल है 8th, हाँ 8th प्रिंसिपल है तुम्हारा मटेरियलिटी प्रिंसिपल। तुम सोच रहे होंगे ये कैसा प्रिंसिपल है मटेरियल। ध्यान रखना, मटेरियलिटी मतलब इंपॉर्टेंस। यहां पर मटेरियलिटी का मतलब ये नहीं कि कोई चीज मटेरियल है, यहां पर मटेरियलिटी का मतलब है किसी चीज की इंपॉर्टेंस, किसी चीज का महत्व। मुझे बताओ, नॉर्मली सोचो, अकाउंटिंग को छोड़ो, नॉर्मली सोचो
कोई चीज किसी के लिए इंपॉर्टेंट है काफी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूं पढ़ाई की, पढ़ाई किसी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और किसी किसी बंदे को ऐसी लगती है पढ़ाई कुछ जरूरी चीज नहीं है। सिंपली ऐसी तो होता है, किसी को ऐसा लगता है यार पढ़ाई बड़ी जरूरी चीज है, मैं पढ़ लेता तो इसकी तरह पढ़ा लेता, मैं कर लेता वो कर लेता। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कुछ नहीं रखा इसमें, बेकार की बात है। इसका मतलब ये हुआ कोई चीज अगर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है तो जरूरी नहीं है वो चीज दूसरे के लिए भी क्या हो, इंपॉर्टेंट। वही लॉजिक तुम्हें यहाँ पर अप्लाई करना है अकाउंटिंग के अंदर। एक बात ध्यान रखना, कोई सा भी आइटम या कोई सा भी इवेंट, कोई सा भी आइटम या कोई सा भी इवेंट किसी के लिए अगर इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए अगर वो आइटम या इवेंट मटेरियल है, तो जरूरी नहीं है वही आइटम या वही इवेंट दूसरे के लिए भी क्या हो, मटेरियल। मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट मतलब मटेरियल, और मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं है कोई तुम्हारे लिए पढ़ाई एक मटेरियल है, जरूरी नहीं है पढ़ाई दूसरे बंदे के लिए भी मटेरियल हो। मटेरियल समझ रहे हो ना, यहाँ पर मटेरियल का मतलब इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं है पढ़ाई तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तो दूसरे के लिए भी इंपॉर्टेंट हो, मटेरियल हो। समझ रहे हो ना, मटेरियल मतलब यहाँ पर किसके लिए आया है, इंपॉर्टेंट के लिए। तो यहाँ पर मटेरियलिटी का मतलब होता है किसी चीज की इंपॉर्टेंस। अब मैं तुमसे एग्जांपल पूछता हूं, मान लो मेरी कंपनी का जो टर्नओवर था 15 लाख, सॉरी 15 लाख ज्यादा हो गया, चलो 15 लाख ही ले लो। मेरी कंपनी का टर्नओवर था 15 लाख, और तुम्हें मालूम है जब हम किसी एसेट को, मैंने कितनी बार बताया है, जब हम किसी एसेट को खरीदते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं तो साल भर में उसपे क्या आता है, डेप्रिसिएशन। जब हम किसी भी एसेट को खरीद लेते हैं वो धीरे धीरे घिसने लगती है, धीरे धीरे उसकी वैल्यू क्या होने लगती है, कम। उस पर क्या कराना पड़ता है हमें, खर्चा, रिपेयर वगैरह कराना पड़ता है। जब कोई एसेट टूट जाएगी कहीं से, या खराब हो जाएगी या डिफेक्टिव हो जाएगी, तो उस पर हमें क्या कराना पड़ेगा, खर्चा, रिपेयर कराना पड़ेगा। तो मान लो इस साल मैंने रिपेयर कराया उस पर एक मशीन पर 1.5 लाख का, और उस साल का टर्नओवर है 15 लाख का, ठीक है। ये ले लो, 1.5 लाख का रिपेयर नहीं कराया, मान लो 7 लाख का रिपेयर कराया है, 7 लाख रुपए का रिपेयर कराया, बहुत बड़ी बात है। बताओ मेरी कंपनी का टर्नओवर सिर्फ कितना था, 15 लाख, और मशीन की रिपेयर पे इस साल कितने का खर्चा आ गया, 7 लाख का। बताओ मेरे लिए ये बात इंपॉर्टेंट है या नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आधे से आधा तो मेरा लगभग आधा तो मेरा इधर ही चला गया रिपेयर के अंदर। अब जरा सोचो, एक ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर था इतना, 15 करोड़, और उसका भी रिपेयर ही आया 7 लाख, तो बताओ उसके लिए बात मटेरियल होगी क्या, नहीं, उसके लिए कोई मटेरियल नहीं। वो कहेगा 15 करोड़ का टर्नओवर है मेरा, ऐसे कितने में लाखों रुपए खर्च कर सकता हूँ रिपेयर पे, उसके लिए बात बिल्कुल भी मटेरियल नहीं है। जबकि ये बात इस कंपनी के लिए मटेरियल है, क्योंकि भाई खुद सोचो, इस बंदे का जब टर्नओवर 15 लाख का है तो ये कहां से 7 लाख को बर्दाश्त कर लेगा। हो सकता है कंपनी के लाले ही हो जाए, लेकिन ये आराम से उठा लेगा क्योंकि इसका टर्नओवर करोड़ों में है यहाँ पर, तो ये लाखों तक के खर्चे यूं उठा लेगा। तो समझ रहे हो ना, एक आइटम और एक इवेंट अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता कभी भी, कभी भी उसके अमाउंट से लेना देना नहीं होता, डिपेंड करता है पूरे बिजनेस के नेचर पर, कि बिजनेस का नेचर कैसा है। बिजनेस के नेचर की वजह से पता चलेगा कि वो आइटम मटेरियल है या नहीं है। जैसे कि हमें टर्नओवर को देखकर पता चला, अगर इसका भी टर्नओवर कम होता तो ये बात इसके लिए भी क्या हो जाती, मटेरियल, ठीक है। तो अब तुम समझ रहे हो मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है। तो मटेरियलिटी का मतलब इंपॉर्टेंस। ये 7 लाख इसके लिए बहुत मायने रखते हैं, 7 लाख इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि ये 7 लाख इसके लिए कुछ भी नहीं है। तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल में लिखो, तो लिखो इट मीन्स द रिलेटिव इंपॉर्टेंस, इट मीन्स द रिलेटिव, बोर्ड पे लिखा हुआ है रिलेटिव, it means the relative importance of an item or an event. It means the relative importance of an item or an event. तो मटेरियलिटी का मतलब होता है किसी इवेंट या किसी आइटम की इंपॉर्टेंस, रिलेटिव इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो इसी में लिखना फुल स्टॉप के बाद,
वेदर एन आइटम इज मटेरियल, वेदर, तो मुझे बताओ कोई आइटम मटेरियल है, उसके अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता, पूरे बिजनेस के नेचर से पता चलेगा कि टर्नओवर कितना है, उसकी एसेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, सबको देखने के बाद पता चलेगा कि कोई सा आइटम मटेरियल है या नहीं है। ठीक है, वेदर एन आइटम इज मटेरियल और नॉट, वेदर एन आइटम is material or not, whether an item is material or not, whether an item is material or not, it does not depends, it does not depends on its nature, it does not depends on its nature, वो उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता। इट मतलब कोई आइटम मटेरियल है या नहीं है उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता, उसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, पूरे बिजनेस को कंसीडर करेंगे तब जाके पता चलेगी कि वो चीज इंपॉर्टेंट है या नहीं है। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर और इट्स अमाउंट, अमाउंट से भी नहीं फर्क पड़ता, ऑन इट्स और इट्स अमाउंट, it does not depend on its nature or its or its amount। ठीक है, और एक आइटम एक के लिए मटेरियल हो भी सकता है, दूसरे के लिए नहीं भी हो सकता, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, लिख लो इसी बात को इसी प्रिंसिपल के अंदर। एन आइटम कैन बी मटेरियल, एन आइटम कैन बी मटेरियल an item can be material for one enterprise, for one enterprise, but may not be, but may not be, may not be लिखना आता है ना इस तरह से, but may not be material for another, for another, but may not be material for another। तो एक के लिए मटेरियल हो सकता है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी हो। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल लिख लो, यही टर्नओवर वाला, नोट के अंदर लिखो ए पॉइंट, लिखो फॉर एग्जांपल अमाउंट ऑफ रिपेयर, अमाउंट ऑफ रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, अमाउंट ऑफ रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग पर तुमने क्या कराया होगा, रिपेयर वगैरह खर्चा कराना पड़ता है भाई, बिल्डिंग खरीदोगे साल भर में पेंट खराब हो जाएगा, दुनिया भर के खर्चे हो जाते हैं, कहीं से कुछ हो जाता है, कहीं से कुछ हो जाता है, तो ठीक कराना पड़ता है, तो रिपेयर कराना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अमाउंट ऑफ रिपेयर ऑफ बिल्डिंग 250 लाख, मतलब 2.5 लाख, 2,50,000, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग 2,50,000, मतलब बिल्डिंग पर मैंने रिपेयर वगैरह कराया था और कितने रुपए का खर्चा आया है, 2,50,000 का। तो बताओ ये बात उस बंदे के लिए तो मटेरियल होगी जिसका ईयरली टर्नओवर कितना होता है, 15 लाख, जिसका ईयरली टर्नओवर होता है 15 लाख, लेकिन उस बंदे के लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती जिसका टर्नओवर 15 करोड़ का है, उस बंदे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहेगा ऐसे कितने 2.5 लाख खर्च कर दूंगा, उसका टर्नओवर कितना है, 15 करोड़ का, लेकिन ये बात उसके लिए जरूर मटेरियल है जिसका टर्नओवर बेचारे का 15 लाख है, 2.5 लाख तो उसका वैसे ही चला गया। ठीक है, अमाउंट ऑफ रिपेयर ऑफ बिल्डिंग 2,50,000 इज मटेरियल फॉर एन एंटरप्राइज, इज मटेरियल for an enterprise whose turnover, for an enterprise whose turnover 15 lakh, ये बात उसके लिए तो मटेरियल है जिसका टर्नओवर 15 लाख है, whose turnover 15 lakh, but it is not a material, but
It is not a material but it is not a material for the enterprise for the enterprise whose turnover whose टर्नओवर 15 करोड़, जिसका टर्नओवर कितना है, कम से कम 15 करोड़। बात समझ में आ रही होगी, है ना। उसके लिए 2.5 लाख कोई मायने नहीं रखते, ठीक है, 10 लाख रुपए यूं ही उड़ा देगा वो, लेकिन इसके लिए बहुत मायने रखते हैं। whose टर्नओवर 15 करोड़, ठीक है। हाँ, अगला प्रिंसिपल है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आ चुका है नेक्स्ट प्रिंसिपल, नाइन्थ प्रिंसिपल है तुम्हारा कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म, ठीक है, या फिर तुम कह सकते हो कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म, ठीक है, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, और इसका एक दूसरा नाम और होता है, ठीक है, एक ही बात है, प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस, ध्यान रखना, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। ध्यान से सुनना जो बात मैं बोलूंगा, इसका ना मीनिंग जो है, इस प्रिंसिपल के बारे में अगर हम कुछ पढ़ेंगे तो हमें ये देखना है कि इसका मतलब क्या है। इसका जो नाम दिखाया गया है कंजर्वेटिज्म, ये एक फ्रेज से स्टार्ट होता है। फ्रेज का मतलब होता है एक तरीके का मुहावरा। जितने भी अकाउंटिंग प्रोसेस होते हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी होती है, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, सबको एक ही बात बताई जाती है, एक मुहावरा बताया जाता है। मैं मुहावरा पढ़ता हूं इंग्लिश में, डोंट एंटिसिपेट अबाउट प्रॉफिट बट यू ऑल फोकस ऑन योर लॉस, ठीक है। अब मैं इसका मतलब समझाता हूं। वैसे तो अगर किसी बंदे से पूछा जाए तो वो यही बोलेगा, बिजनेसमैन से पूछा जाए तो वो यही बोलेगा कि किसी भी कंपनी के लिए प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है भाई, हमें तो प्रॉफिट पसंद है, हम तो प्रॉफिट की ही कल्पना करते हैं, हम तो फ्यूचर में प्रॉफिट ही लेना पसंद करेंगे, हर समय प्रॉफिट। हर एक बंदा यही बोलेगा, बिजनेसमैन क्या, हम भी यही बोलेंगे, हर कोई व्यक्ति ये बोलेगा। लेकिन कंपनी में इस प्रिंसिपल को बताने की एक वजह है, ये कहता है डोंट एंटिसिपेट अबाउट प्रॉफिट, कभी भी प्रॉफिट की आशा मत करो, कभी भी अपने प्रॉफिट की आशा मत करो। सिर्फ किस पर ध्यान दो, लॉस पर, कि लॉस कितना हुआ है। प्रॉफिट हो रहा है अच्छी बात है, नहीं हो रहा है कोई नहीं, लेकिन तुम्हें किस पर ध्यान देना चाहिए, लॉस पर, कि उस लॉस को पूरा किया जाए, उस लॉस को खत्म किया जाए। अच्छी बात लग रही है ना। प्रॉफिट तो अपने आप ही हो जाएगा, अगर तुम उस लॉस को पूरा कर पाओगे तो प्रॉफिट तो अपने आप ही हो जाएगा। तो हम उसी बात को बड़े अच्छे ढंग से कह रहे हैं कि प्रॉफिट की आशा मत करो कभी भी, हमेशा किस पर फोकस करो, लॉस पर, कि लॉस तो नहीं हुआ, तो लॉस के बारे में एंटीसिपेट करो, कभी भी प्रॉफिट के बारे में एंटीसिपेट मत करो। एंटीसिपेट का मतलब होता है भविष्यवाणी। कुछ लोग आशा रखते हैं बिजनेसमैन में कि इस साल इतना प्रॉफिट रखेंगे, उस साल इतना प्रॉफिट करेंगे। डोंट एंटीसिपेट अबाउट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में एंटीसिपेट मत करो, एंटीसिपेशन करना ही है तो लॉस के लिए करो कि लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल पर टिक कर लो, ठीक है, कई बार आ चुका है। लिखो इट इज रिलेटेड टू अ फ्रेज, इट इज रिलेटेड टू अ, ये लिखना है, इट इज रिलेटेड टू अ फ्रेज, फ्रेज मतलब मुहावरा। अब वो मुहावरा लिखना है इन्वर्टेड कॉमा में। अगर तुमने ये प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने को आया और वो मुहावरा लिख दिया, पूरे 2 नंबर, सिर्फ उस मुहावरे के बेस पर ही चलता है। इट इज रिलेटेड टू अ प्रिंसिपल, इट इज रिलेटेड टू अ फ्रेज, अब वो फ्रेज लिखना है, रिलेटेड टू अ फ्रेज, फ्रेज के बाद लिखो इसके आगे इन्वर्टेड कॉमा लगा के, अंदर लिखना इन्वर्टेड कॉमा में, लिखो ऐसे लिखना, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना, डू नॉट, डू नॉट एंटिसिपेट, डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट, डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट, डू नॉट anticipate a profit but provide all possible losses, but provide all possible losses,
मतलब तुम एंटिसिपेट मत करो प्रॉफिट के बारे में, सिर्फ किसको प्रोवाइड करो, लॉस को, लॉस पर ध्यान दो। बट प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस, जो भी तुम्हारा पॉसिबल लॉस हो सकता है उसको खत्म करो, कभी भी प्रॉफिट के लिए मत काम करो, हमेशा लॉस पर ध्यान दो। अच्छी बात लग रही होगी काफी, अगर हम लॉस को ही खत्म कर दें तो प्रॉफिट तो अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। बट प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। अब इन्वर्टेड कॉमा के बाद देखना, मैं इस कंसेप्ट का मतलब समझाता हूं। देखो हमेशा ना बिजनेस में हमें तैयारी करके रखनी चाहिए आपदाओं के बारे में। भाई अच्छी बातों के लिए तो हर कोई तैयार रहता है, अगर कोई परेशानी हो जाए, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसके लिए रेडी रहो ताकि तुम उस प्रॉब्लम को खत्म कर सको। अच्छी बात हुई तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर खराब बात हो गई एकदम से तो तुम उसको संभाल तो लोगे, बात समझ रहे हो ना। अगर लॉस की कंडीशन हो गई, अच्छा खासा लॉस हो गया और तुमने पहले से तैयारी कर रखी थी, तो तुम उस लॉस को गेन कर लोगे। लेकिन तुम प्रॉफिट के चक्कर में बैठे हुए थे, वो लॉस की तैयारी करी नहीं और हो गया लॉस, कंपनी बंद। समझ गए ना कितनी ताकत है इस प्रिंसिपल के अंदर। तुम सोच समझ के बैठे हुए थे यार इस साल इतना प्रॉफिट होगा, उस साल इतना प्रॉफिट होगा, तुमने कुछ भी तैयारी नहीं करी, तुम्हारे दिमाग में था लॉस होने ही नहीं वाला है, ठीक है। लेकिन हो गया लॉस, क्योंकि कंपनी है, कुछ भी हो सकता है, लॉस हो गया। और लॉस हो गया और तुमने तैयारी करी नहीं थी, कंपनी बंद करने के लाले हो जाएंगे जरा सी देर में। लेकिन अगर तुम एंटिसिपेट करके बैठे थे कि यार लॉस हो गया तो हम ये कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, तो अगर लॉस हो गया तो तुम उसको कैप्चर कर पाओगे फिर, और कंपनी चालू रहेगी। तो समझ रहे हो ना इस बात का मतलब। तो इस प्रिंसिपल में बहुत पावर होती है, यानी कि तुम्हें रेडी रहना चाहिए हमेशा पॉसिबल लॉसेस के लिए, कभी भी पॉसिबल प्रॉफिट के लिए तैयार मत रहो, हमेशा किसके लिए तैयार रहो, लॉस के लिए। तो लिखो इट मींस, इसी के अंदर प्रिंसिपल के अंदर ही चल रहा, फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गया है, उसके बाद लिखना है इट मींस रेडी फॉर ऑल, इट मींस ready for all losses, ready for all losses, not for the profit, ready for all, it means ready for all losses, not for the profit, not for the profit, ready for all losses, not for the profit, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लॉस वगैरह हुआ है तो उसे छुपाने की बात है, इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है, उसको कैप्चर करो, उसको निपटाओ, उससे कैसे समाधान करना है वो सोचो, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल से बिजनेस की एक रियल पिक्चर सामने आती है जो वास्तव में होती है, ना कि तुम अपने उस लॉस को कवर करने की कोशिश करो, लॉस को खत्म करो, कवर मत करो। तो लिखो इसी के अंदर लास्ट लाइन बची हुई है, इट एक्सप्लेन्स द रियलिटी पिक्चर, इट explains the reality picture of the business, it explains the reality picture of the business, reality picture of the business, of the business,